रानी परी का जादुई सोने चांदी का मटका। सीमापुर नाम के एक गांव में राखी नाम की एक 6 साल की छोटी बच्ची अपनी विधवा माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राखी के जन्म लेने से 2 महीने पहले ही उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इन दिनों पाकी की माँ संगीता बहुत बीमार रहा करती थी। इस वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में पैसा आने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो लोग बहुत गरीबी का सामना कर रहे थे। एक बार की बात है, संगीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। ये सब देखकर राखी बहुत घबरा जाती है। माँ, क्या हो रहा है आपको? माँ, कुछ तो बोलो माँ, प्लीज माँ बोलो ना। बेटी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। माँ रुको, मैं आपके लिए अभी दवाइयाँ लेकर आती हूँ, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राखी नन्हे नन्हे पैरों से भागती हुई बाहर जाती है और गांव के डॉक्टर को घर बुलाकर लाती है। डॉक्टर संगीता का इलाज करते हैं और कहते हैं, देखो राखी बिटिया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इन्हें दवाई नहीं दी तो ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ये लो पर्चा, मैंने इस पर दवाइयाँ लिख दी है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो दवाइयों के पैसे ही नहीं है, मैं माँ के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं? देखो राखी बिटिया, मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ की गरीबी की हालत अच्छे से पता है, इसलिए मैं यहाँ आकर तुम्हारी माँ का चेकअप करने की फीस नहीं लूंगा, लेकिन दवाइयों का तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा बेटी। मुझे यकीन है तुम जरूर दवाइयों का इंतजाम कर लोगी। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी संगीता कहती है, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी होगी बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, रहने दे। आप चिंता मत करो माँ, मैं कुछ भी करके आपके लिए दवाइयाँ लाकर ही रहूंगी। इतना कहकर राखी घर से बाहर निकल जाती है और भागते हुए घर के पास वाले मेडिकल की दुकान पर जाती है और वहाँ जाकर दुकानदार से कहती है, अंकल ये दवाइयाँ दे दीजिए, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ये दवाइयाँ माँ को खिलाने के लिए कही है, भगवान के लिए दे दीजिए। लाओ पर्चा दिखाओ। राखी दुकानदार को पर्चा दे देती है। पर्चा देखकर दुकानदार कहता है, ये दवाइयाँ तो बहुत महंगी है, ये सारी दवाइयाँ टोटल 1000 रुपए की पड़ेगी। पैसे है तेरे पास? नहीं अंकल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मुझे इन दवाइयों की बहुत जरूरत है। पैसे नहीं है तो मैं तुझे ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं दे सकता, समझी? आज तू उधार मांगेगी, कल को कोई और उधार मांगेगा। अगर ऐसे ही मैं उधार दवाइयाँ देता रहा तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल जा यहाँ से। राखी पर्चा लेकर बहुत ही टेंशन में सड़क पर आ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर क्या किया जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं पैसे कहां से लाऊं? मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा। 1000 रुपए मैं कहां से लेकर आऊं? मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे लोगों से भीख ही क्यों ना मांगना पड़ेगा। राखी निश्चय कर लेती है कि वो अब भीख मांगेगी। वो एक औरत के पास जाती है और कहती है, आंटी मुझे कुछ पैसे दे दो आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाइयों में 1000 रुपए का खर्चा आ रहा है और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। प्लीज आंटी थोड़े से पैसे दे दो ना। अरे जा जा, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तू मुझे पागल बनाएगी और मैं बन जाऊंगी? अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, झूठ बोलकर अमीर लोगों से पैसे मांगते हो और उसी से अपना गुजारा चलाते हो। सच सच बता, तेरे माँ बाप ने तुझे भेजा है ना? पता नहीं कैसा कलयुग आ गया है, लोग अपने बच्चे से भी भीख मंगवा कर खाते हैं, शर्म भी नहीं आती। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मना कर दो आंटी, लेकिन ऐसे मत बोलो, मेरी माँ सच में बहुत बीमार है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मुझे जरूरत है, मैं इसलिए भीख मांग रही हूँ, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। देखो तो जरा, पूरा सिखा पढ़ा कर भेजा इसके घर वालों ने। मैं नहीं दे रही तुझे कोई पैसे वैसे, चली जा यहाँ से। राखी काफी सारे लोगों से भीख मांगती है। कुछ लोग उसे थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं तो कुछ लोग उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। कुछ लोग तो बेचारी नन्ही सी राखी पर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन फिर भी राखी हार नहीं मानती। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को बहुत सारे जुटे पैसे लेकर राखी मेडिकल की दुकान पर जाती है और दुकानदार को पैसे देते हुए कहती है, अंकल ये पैसे रख लो और मुझे दवाई दे दो। दुकानदार पैसे गिनने लगता है और पैसे गिनकर कहता है, ये तो सिर्फ 300 रुपए ही है, बाकी के 700 रुपए लेकर आ, तब मिलेगी दवाइयाँ। दुकानदार राखी के बड़ी मेहनत से लोगों से मांगे हुए 300 रुपए भी रख लेता है। राखी परेशान होकर घर की तरफ आने लगती है।
तभी उसे एक सुनसान रास्ते में बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर राखी अपने मन में सोचती है, कपड़ों से तो ये लड़की बहुत अच्छे घराने की लग रही है, इनसे मदद मांग कर देखती हूँ, क्या पता ये मेरी मदद कर दे। इतना कहकर राखी उस लड़की के पास जाती है और कहती है, दीदी मेरी कुछ पैसों से मदद कर दीजिए, प्लीज दीदी, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। देखो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसे ही चाहिए, मैं 2-3 दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन पैसों से अभी मैंने अपनी माँ की दवाई नहीं खरीदी तो वो मर जाएगी, उनके अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। राखी की बात सुन उस लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, मैं चुटकियों में तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद वो लड़की राखी के साथ उसके घर जाती है। उस लड़की को देख राखी की माँ राखी से पूछती है, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है बेटी? माँ, ये दीदी मुझे घर लौटते वक्त रास्ते में मिली थी, इनका कहना है कि आपको चुटकियों में ठीक कर सकती है। तभी वो लड़की बोलती है, राखी बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपको चुटकियों में ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की अपना हाथ संगीता के सर पर रखती है। उसके ऐसा करते ही संगीता अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगती है। अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे छूते ही मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ कहाँ से आई? तभी वो लड़की एक परी में बदल जाती है। उसके 2 बड़े बड़े पंख आ जाते हैं और वो कहती है, मैं रानी परी हूँ, मैं किसी काम से पृथ्वी लोक पर इंसानी रूप लेकर आई थी। तभी राखी मेरे पास पैसों की मदद मांगने के लिए आई, परंतु मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इस प्रकार आपकी मदद की। मैं आपका ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी रानी परी जी। मेरे घर के हालात इतने खराब है और उस पर भी मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। मेरी नन्ही सी 6 साल की बच्ची को मेरे कारण कितना कष्ट उठाना पड़ता है। धन्य है भगवान का कि मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी बेटी बहुत नेक दिल की है, ये सच में बहुत प्यारी है, परंतु आप लोगों की गरीबी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ पर 2 जादुई मटका प्रकट करती है और कहती है, ये दोनों सोने और चांदी के जादुई मटके हैं। एक चांदी के मटके से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगी और दूसरे सोने के मटके से आप जो चाहे मांग सकती हैं, चाहे फिर वो पैसा हो या आपकी जरूरत की कोई भी चीज हो। परंतु इन दोनों जादुई मटके का जादू तब तक ही रहेगा जब तक आप दोनों के मन में लालच नहीं आएगा। जिस दिन आप दोनों के मन में लालच का थोड़ा भी प्रभाव पड़ा, उसी दिन इन दोनों जादुई मटकों का जादू बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये दोनों मटके बिल्कुल साधारण हो जाएंगे। आप सच में बहुत अच्छी हो रानी परी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम लालच ना करें। बहुत अच्छे राखी, अब मैं चलती हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहकर रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रानी परी के जाने के बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे को बहुत खुशी से देखती है। उसके बाद राखी जादुई चांदी के मटके से कहती है, हे जादुई चांदी के मटके, हमारा घर एक बहुत आलीशान घर में बदल दो और उसमें हमारी जरूरत की सारी चीजें रख दो। राखी के कहे शब्द बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। उनका घर बेहद खूबसूरत और आलीशान हो जाता है और दोनों माँ बेटी का हुलिया भी बदल जाता है। वाओ माँ, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बेटी। अब राखी और संगीता के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब भी संगीता की तबीयत खराब होती तो जादुई पहले वाले चांदी के मटके की मदद से वो अपने आप को ठीक कर लिया करती थी और दूसरे सोने के मटके की मदद से उनकी जरूरतों का सारा काम हो जाया करता था। धीरे धीरे संगीता बिल्कुल आलसी होने लगती है, वो कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। एक बार की बात है, राखी अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कब तक इस जादुई मटके की मदद से ही पैसे मांगते रहेंगे? मुझे लगता है अब हमें खुद मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो राखी? रानी परी ने कहा था ना कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि हमारे अंदर लालच या आलस आ गया, उस दिन जादुई मटके का जादू खत्म हो जाएगा।
लेकिन अभी तक तो जादुई मटकी का जादू खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। माँ, तो क्या आप जादुई मटकी का जादू खत्म होने का इंतजार कर रही हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। रानी परी ने सिर्फ हमें डराने के लिए ऐसा कहा था। मटके का जादू कभी खत्म नहीं होगा, तुम देख लेना। चलो जादुई मटके से खाना मांगकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाते हैं। ऐसा कहकर संगीता और राखी जादुई मटके से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है, परंतु खाना प्रकट ही नहीं होता। ये देख राखी समझ जाती है कि जादुई मटके का जादू खत्म हो चुका है। देखा ना आपने, जादुई मटके का जादू खत्म हो चुका है और ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर हम मेहनत करते और जादुई मटके के ऊपर निर्भर न होकर बैठे होते तो आज ऐसा नहीं होता। तुम सही कह रही हो राखी, तुम बेशक छोटी हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत दिमाग है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे भी समझ आ गई है। अब हम दोनों मिलकर जो हमारे पास पैसे हैं उसे कपड़ों की दुकान खोलेंगे और मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो दोनों वैसा ही करती है। जादुई मटके की मदद से उनके पास जो पैसे थे उससे वो एक छोटी सी दुकान खोलती है और मेहनत करके अपना गुजारा करने लगती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। सीमापुर नाम के गांव में रेशमा नाम की चुड़ैल रहा करती थी, जिसको लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद था। वे दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी। रेशमा अपनी लिपस्टिक बनाने के लिए सुंदर सुंदर लड़कियों के होठों को काट के लाती थी और अपनी लिपस्टिक बनाया करती थी कि तभी एक दिन चुड़ैल अपना रूप बदल के बस स्टॉप पर अकेले खड़ी थी। वो बस रोकने का नाटक कर रही थी कि तभी वहाँ पे एक रवि नाम का लड़का उसे देखता है और उससे बात करने को आता है। आप इतनी धूप में अकेले यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? मैं यहाँ पे बस का इंतजार कर रही हूँ। इस समय यहाँ पे कोई भी बस नहीं आती है और मेरी मानो तो आपको यहाँ पे खड़ा होना सही नहीं है। आप इतने सज धज के और इतने सारे गहने पहन रखे हैं, कोई भी आपको लूट के ले जा सकता है। मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ढेर सारे गहने हैं। लगता है ये लड़की बहुत ही पैसे वाली है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। काश मेरी इससे शादी हो जाए, इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। आप क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं। आप मुझे शरीफ और अच्छे लड़के लगते हैं और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो क्या आप मेरे से शादी करोगे? ये सुनने के बाद रवि फूले नहीं समा रहा होता है। हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो चलो हम अभी चलते हैं मेरे घर पे और शादी कर लेते हैं। तभी रवि और रेशमा दोनों रेशमा के घर जाते हैं। जैसे ही वो दोनों घर के अंदर घुसते हैं तभी रेशमा गेट अंदर से बंद कर लेती है। अरे तुमने ये गेट बंद क्यों कर लिया और हम यहाँ पे शादी कैसे करेंगे? जैसे ही रेशमा मुड़ती है वे अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। हम शादी यहीं पर ही करेंगे। अरे दादा, तुमने तो मुझे धोखा दिया। तुम तो एक चुड़ैल हो। चलो हम शादी करते हैं। हट, तेरी जैसी भूतनी से मैं शादी क्यों ही करूँगा? जाके अपनी शक्ल एक बार आईने में तो देख। जो कहो चुप कर, वरना तेरे को मैं अभी यही मार दूंगी। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी हो रखी है, मेरी एक छोटी बच्ची भी है, मुझे यहाँ से जाने दो। तेरे को यहाँ से भेजने के लिए मैं थोड़ी लेके आई हूँ यहाँ। तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं शादीशुदा इंसान हूँ ना। मुझे तुमसे शादी करनी भी नहीं है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि को रस्सियों से बांध देती है। अब मैं तेरे होठों को काट के अपने लिपस्टिक बनाऊंगी। क्या क्या तू मेरे होठों को काट के लिपस्टिक बनाओगी? हाँ, क्या तू मेरे होठों को काटने के बाद मुझे यहाँ से जाने दोगी? छोड़ देना, कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा। नहीं, मैं तेरे होठ से लिपस्टिक बनाऊंगी और बाकी तेरे बॉडी के छोटे छोटे हिस्सों में काट के बिरयानी बनाऊंगी और अपने चुड़ैल लोक में दावत दूंगी। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पराई औरत की तरफ नजर उठाकर देखा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी जान बचा लो, कोई तो चमत्कार करो भगवान। तू अपना फालतू में टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई भगवान तुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, समझा तू?
तभी चुड़ैल रवि के होठों को काटने के लिए आगे बढ़ती है कि अचानक से उसके घर का दरवाजा जोर से खुलता है और एक तेज रोशनी सी पड़ती है। अरे ये क्या है? लगता है मुझे भगवान बचाने के लिए खुद आए हैं। थैंक यू भगवान जी। कि तभी गेट से रवि की पत्नी और उसकी छोटी बेटी अंदर आते हैं। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ, वैसे अच्छा किया तुम यहाँ पे आ गई। अब तुम ही मेरी जान बचा सकती हो इस चुड़ैल से। आजा आजा, तू भी आजा। आज तेरी पूरी फैमिली को काट के बिरयानी बनानी पड़ेगी। बिरयानी तो मैं तेरी बनाऊंगी चुड़ैल। तेरी इतनी हिम्मत कैसी हुई? तूने मेरे पति को कैद किया। एक काम करो, तुम छोटी को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये तुम्हें भी मार देगी। पापा, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, और हम आपको यहाँ से छुड़ा कर ही लेकर जाएंगे। तभी चुड़ैल उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त रवि की पत्नी अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है। अरे भाग्यवान, इस चुड़ैल का इस छोटे से चाकू से कुछ नहीं होगा। तेरी पत्नी तो बहुत भोली निकली, ये तो बच्चों का खिलौना लेके आई है। नहीं जी, ये चाकू कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है। इसको मुझे ओम बाबा ने हवन कुंड से निकाल के दिया है और उन्होंने बताया कि इससे इस चुड़ैल का खात्मा करा जा सकता है। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ? जब आप इस चुड़ैल से बस स्टॉप के पास बात कर रहे थे, तभी मैंने आपको वहाँ देख लिया था। मैं समझ गई थी कि ये कोई चुड़ैल है, इसलिए मैं पहले ओम बाबा के पास गई। उन्होंने ये सारी बातें बताई और उन्होंने हवन कुंड में से मुझे ये चाकू दिया और इस चाकू का इस्तेमाल हम केवल एक ही बार कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? तुमने ये चाकू हवन कुंड से लाया है? जी हाँ, अब तो बचेगी नहीं चुड़ैल। चुड़ैल उसको मारने के लिए आगे बढ़ती, तभी उसकी पत्नी उसके पेट में वार कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल मर जाती है और रवि अपनी पत्नी से माफी मांगता है और तीनों अब खुशी खुशी रहते हैं। भूतिया स्टूडेंट की डॉल। पलक बड़ी ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। जब वो बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ किसी बीमारी के चलते गुजर गई थी और पलक के पिता कमलेश काफी लापरवाह किस्म के इंसान थे। वो पलक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, जिस वजह से पलक हमेशा अपने मन की करती थी और किसी की भी बात नहीं मानती थी। बस उसे सिर्फ अपनी क्लास टीचर तेजस्विनी से डर लगता था। एक दिन पलक अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी पलक को बबीता नाम की एक लड़की पर गुस्सा आ गया। अरे ये तुम कैसे खेल रही हो बबीता? अगर तुम ठीक से नहीं खेलोगी तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगी, समझी? ये तो कैसी बातें कर रही है पलक? तुझे पता नहीं है क्या? तू मेरी ही बैडमिंटन से खेल रही है। एक तो मैंने ही तुझे अपना बैडमिंटन दिया और ऊपर से तू मुझे ही भगाने की बात कर रही है। चल जल्दी से मेरे बैडमिंटन वापस कर। क्या तू मुझसे पंगा लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो क्या? चल जल्दी से मेरी बैडमिंटन मुझे वापस कर, अब मैं तेरे साथ कभी नहीं खेलूंगी। इतना कहकर बबीता अपना बैडमिंटन लेने पलक की तरफ बढ़ी, मगर वहाँ खड़ी बाकी लड़कियाँ बबीता को रोकने लगी, लेकिन बबीता किसी की नहीं सुनती। उसे बस अपना बैडमिंटन वापस चाहिए था। ये देख पलक को बहुत गुस्सा आया और उसने बैडमिंटन घुमाकर बबीता के सर पर मार दिया। आह! मेरा सर! अब बता, लेगी मुझसे पंगा? बड़ी आई थी मुझसे बैडमिंटन वापस लेने वाली। मुझसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है, समझी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगी, फिर वो तेरे पापा के पास जाएगी और तेरी शिकायत करेगी। उससे क्या होगा? मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर ठीक है, मैं कल स्कूल में क्लास टीचर तेजस्विनी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुझे मजा आएगा। पलक ये बात सुनकर डर गई और वहाँ से चुपचाप अपने घर वापस चली गई, क्योंकि वो अपनी क्लास टीचर से बहुत डरती थी। अगले दिन जब पलक स्कूल गई, तब क्लास टीचर तेजस्विनी ने उसी क्लास में आते ही बोला, क्यों पलक, तुम अपने आप को कहीं की डॉन समझती हो? तुम बेवजह सभी बच्चों को परेशान करती हो, क्या ये बात सच है? नहीं मैम, मेरी गलती नहीं थी। पहले बबीता ने ही झगड़ा शुरू किया था।
मुझे अच्छे से पता है पलक कि किसकी गलती रही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानती हूँ। इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरे दिन क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहोगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ क्लास के बाहर, दोनों हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। पलक को रह रहकर बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पलक को सजा मिलते देख बबीता मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद पलक खुद से बोली, आज क्लास में मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उस बबीता की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। इसकी वजह से आज मुझे पनिशमेंट मिली। पलक मन ही मन बबीता से बदला लेने की ठान लेती है। फिर शाम को पलक बगीचे में जा पहुंची, जहां सभी लड़कियां खेल रही थी। तभी उनमें से माला नाम की लड़की बोली, अरे वो देखो, पलक आ रही है। इतने में बबीता बोली, पलक, लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई है अब। बबीता, अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये तो मेरी न्यू डॉल है। मैं इन सभी को यही दिखा रही थी। ये डॉल मेरे पापा मेरे लिए शहर से लेकर आई हैं। पलक बबीता की डॉल को देखते ही रह जाती है। उसे वो डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो मन में ठान लेती है कि वो बबीता से उसकी डॉल छीन लेगी। इससे बबीता रोएगी और पलक का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसे न्यू डॉल भी मिल जाएगी। वाओ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर डॉल है। ये कहते हुए पलक बबीता की डॉल हाथ में लेकर देखने लगी। हाँ ठीक है, चलो अब मेरी डॉल मुझे वापस करो। ये कहते हुए बबीता पलक के हाथों से अपनी डॉल छीन लेती है। ये देख पलक को बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो बबीता के हाथों से उसकी डॉल छीनकर भागने लगी। पलक की बच्ची, रुक जा, मेरी डॉल मुझे वापस कर। पलक बहुत तेजी से भाग रही थी। तभी वो भागते भागते नदी किनारे पहुंच गई। अरे ये क्या, यहाँ तो नदी आ गई। अब मैं आगे कहाँ जाऊँ? आगे तो रास्ता बंद है। इतने में बबीता भी उसका पीछा करते करते वहाँ आ पहुँची। अब बचकर कहाँ जाएगी? चल अब जल्दी से मेरी डॉल मुझे वापस कर दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगी। लेकिन पलक बबीता की डॉल देने से मना कर देती है। लेकिन तभी डॉल की छीना झपटी में पलक नदी में जा गिरी। अरे अब मैं क्या करूं? पलक तो नदी में गिर गई। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। जल्दी से चलकर किसी को बुला कर लाती हूँ। बबीता भागते हुए किसी को बुलाने जाती है, लेकिन पलक को लगता है कि बबीता उसे डूबता हुआ छोड़कर भाग गई और देखते ही देखते पलक नदी में डूबकर मर गई। वहीं दूसरी ओर बबीता को रास्ते में उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी मिली। बबीता उन्हें तुरंत लेकर नदी के पास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को पलक के जाने का बहुत दुख हुआ। उसके बाद पलक के शव को नदी में से निकालकर उसके पिता कमलेश द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पलक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो एक भूतिया लड़की में बदल गई। उसे बबीता पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। भूतिया पलक बदला लेने के लिए बबीता के घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बबीता घर पर नहीं थी। वो गुस्से में बबीता को हर जगह ढूंढने लगी। तभी रास्ते में उसे बबीता की सहेली रीना मिली। भूतिया पलक को आता देख रीना बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन पलक ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रही है तू? मेरी सहेली बबीता कहाँ है? चुड़ैल, अरे मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम लोगों ने मेरी कितनी शिकायतें की है। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी सजा मिली है। और सबसे बड़ी बात, तुम बबीता की सहेली हो और वो मेरी दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या? दुश्मन दोस्त? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ूंगी। तुझे बबीता को मेरे पास लाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है। हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। वो अपनी नानी के घर गई हुई है, आज शाम तक लौट आएगी। तो फिर ठीक है, तुम उसे शाम को इसी नदी किनारे ले आना। लेकिन याद रहे, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और न ही तुम किसी को भी मेरे बारे में बताओगी, समझी? रीना बुरी तरह डर जाती है
और ठीक वैसा ही करती है। शाम को रीना बबीता को किसी बहाने से नदी किनारे ले जाती है। पलक बबीता पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहाँ उनकी क्लास टीचर तेजस्विनी आ पहुँची। उन्हें देखकर पलक डर जाती है। मैम आप यहाँ? हाँ मैं। पलक तुम तो चुड़ैल बनने के बाद और भी ज्यादा बुरी हो गई हो। चलो जल्दी से कान पकड़कर खड़ी हो जाओ। पर क्यों मैम, मैंने क्या किया है? मुझे सब पता चल चुका है। रीना ने मुझे सब बता दिया था कि तुम बबीता से बदला लेना चाहती हो, इसलिए तुमने इस दोनों को यहाँ बुलाया है। चलो जल्दी से कान पकड़ो अपने, नहीं तो मैं अपनी छड़ी से तुम्हारी पिटाई करूँगी। टीचर की बात सुनते ही बबीता और रीना दोनों हंसने लगी। तभी पलक को याद आया अब तो वो इंसान नहीं है बल्कि एक भूतिया लड़की है। अरे मैं तो भूल गई, मैं तो भूतिया लड़की बन चुकी हूँ और मैं मैडम से क्यों डरूं? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी से अपने कान पकड़ो। मैं कान नहीं पकड़ूंगी अपने, रुको मैं अभी तुम सबको सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को हवा में लटका देती है। अब आया ना मजा। क्लास टीचर को हवा में लटका देख बबीता पलक से बोली, पलक प्लीज मैम को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पलक क्लास टीचर को जमीन पर पटक देती है। फिर वो बबीता की तरफ देखकर बोली, तो अब बता बबीता की बच्ची, मैं तुझे क्या सजा दूँ? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। ठीक है तुम मुझे सजा दो, लेकिन मैम और रीना को यहाँ से जाने दो। पलक बबीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी टीचर बोली, रुक जाओ पलक, बबीता की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना चाहती थी। मगर ये तो मुझे नदी में डूबता हुआ छोड़कर भाग गई थी। नहीं पलक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागी थी, मैं तो बल्कि किसी को मदद के लिए बुलाने गई थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। तभी मुझे रास्ते में मैम मिल गई। फिर जब हम तुम्हें बचाने के लिए वापस आए तब तक तुम नदी में डूब चुकी थी। वैसे भी पलक, तुम्हारी जान तुम्हारी खुद की वजह से गई है, ना कि बबीता की वजह से। बबीता और क्लास टीचर की बात सुनकर पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया। शायद आप दोनों ठीक कह रहे हैं, मैंने हमेशा गलतियाँ पर गलतियाँ की और मेरी गलत हरकतों की वजह से ही मेरी जान गई। लेकिन अब मैं और गलतियाँ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बताओ पलक, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं जिससे तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त तुम्हारी डॉल मेरे हाथ में ही रह गई थी, इसलिए मेरी आत्मा इसी डॉल में कैद हो गई। इसलिए इस डॉल को जला दो, इसके जलते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है पलक, मैं अभी डॉल को जला देती हूँ। बबीता तुरंत उस डॉल को जला देती है और पलक को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलती ही वो हवा में गायब हो गई।